हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सिविल सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन, मेडिकल एग्जामिनेशन, आईएमई, पीएमई, माइंस रूल, माइंस एक्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। तो ये वीडियोस खास आप ही के लिए है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ टॉपिक, जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात करूँगा, सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बात करूँगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जिससे आईएमई, पीएमई, इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो चाहे आप माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, आप सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस का है। साथ ही साथ जो WCL की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ज़रूरी है, और जो DGMS के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। तो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 24 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दिया गया है। एक्चुअली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता क्या है मैं इसके बारे में बताता हूँ। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई लगातार, जैसे गैस का निकलना, कोल डस्ट का एक्सप्लोजन होना, कहीं पे आग लग गया, इनंडेशन हो गया, पानी में डूब गया, कोई पिलर कोलैप्स कर गया, ऐसा बहुत सारा दुर्घटना हुआ जिसमें कई बार व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जान माल का नुकसान हुआ। तो उन चीज़ों को जांच करने के लिए कि भाई आखिर गलती क्या था और उनसे कुछ सीखा जाएगा, जो गलती किए हैं उनको दंडित किया जाएगा। तो ये सब करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाया जाता है, जो कि अंडर माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 24 के अंदर में आता है। ठीक है, और इसमें न्यायालय का भी पावर होता है रूल 22 के हिसाब से। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक ऐसा कैबिनेट है, ऐसा कमिटी में है। अभी आजकल देखा जाता है कि हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, उसके द्वारा, और माइनिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं, यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो इनमें शामिल होते हैं और एक टीम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे खंडपीठ होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस फैसले के लिए, इस पर्टिकुलर फैसले के लिए ये वक्त जो जज है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, जिसमें कुछ जज पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ माइनिंग के एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेड यूनियन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और किसी मैटर में मैनेजमेंट पक्ष, यानी कि मैनेजमेंट जो इंक्वायरी किया है अपना लेवल पे कोई कोलियरियम दुर्घटना होने के बाद, तो वो वाला रिपोर्ट, और साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर यानी माइंस के इंस्पेक्टर होते हैं, वो जो वहाँ पे जाके जांच किए हैं उनका जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। उसमें भी गवाह को प्रस्तुत किया जाता है, चश्मदीद गवाह को, और दुर्घटना हुआ, मैनेजर जितने भी चीज़ होते हैं जैसा कोर्ट में होता है बस वैसा ही होता है, और एक फ़ैसला लिया जाता है। और फाइनल जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसी को फाइनल माना जाता है कि हाँ दुर्घटना आखिर हुआ है, तो इस कारण हुआ है, ये फलना आदमी दोषी है, उसको ये तहत में इतना सज़ा दिया जाता है। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये चीज़ होता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक प्रोविज़न ये है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर बैठता है तो जो भी जांच किया गया कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उसमें जितना भी खर्चा हुआ, अगर मैनेजमेंट दोषी है तो जो भी खर्चा हुआ इस सब पूरा इंक्वायरी में, उस खर्चा का पूरा खर्चा मैनेजर वहन करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर दे सकता है कोर्ट। और अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि नहीं देंगे पैसा, जाओ, ठीक ना, तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको कुर्की किया जा सकता है। कुर्की का मतलब सारा प्रॉपर्टी को सीज करके, उसका नीलामी करके, उसको बेच के वसूल किया जाएगा। जी हाँ, सारा का सारा प्रॉपर्टी को बेच के वो जो खर्चा होगा, जितना खर्चा उसका जांच में, इंक्वायरी में हुआ है, वो सारा वसूल किया जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट का अगर गलती रहेगा भी तो ये नहीं बोल सकता नहीं देंगे पैसा, जाओ, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आते हैं सर्टिफाइंग सर्जन। तो सर्टिफाइंग सर्जन आखिर होते क्या है? तो देखो यार, असिस्टेंट सिविल सर्जन या ये सब चीज़ों से बहुत बड़े होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉलेज में किसी डिपार्टमेंट का कुछ लैब असिस्टेंट होते हैं, कुछ लेक्चरर होते हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं, और सबसे ऊपर होते हैं HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बस डॉक्टर का लेवल होता है ना, जो माइनिंग का डॉक्टर का लेवल है, उसमें सर्टिफाइंग सर्जन का भी बस वही काम है। ठीक है, वही वाला लेवल है, वही वाला ओहदा है। ठीक है,
तो एक्चुअली सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 11 के अंदर यानी माइंस एक्ट का सेक्शन 11 के अंदर में दिया गया है। और सर्टिफाइंग सर्जन का मतलब होता है जो लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन के अंदर में काम करे, यानी स्थानीय सीमाओं के अंदर काम करे। उसको कुछ काम सौंपा जाता है इंस्पेक्शन का, एग्जामिनेशन का, इंक्वायरी का। कुछ हो गया मेडिकल फील्ड में, इंक्वायरी कौन करेगा? सर्टिफाइंग सर्जन। कोई बड़ा जांच है, जैसे एज परीक्षण करना है कि ये जो लड़का है ये बोल रहा है कि हम 18 साल से ऊपर का है, आप जांच करके बताइए कितना उम्र है। तो सर्टिफाइंग सर्जन अगर बोल दिया कि नहीं ये 18 साल का है तो वही होगा। तो जांच करने के बाद स्वस्थता प्रमाण पत्र, अगर कोई भी डॉक्टर से जांच होता है और जांच में कुछ भी इधर उधर होता है, कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर अगर ऑर्डर देता है सर्टिफाइंग सर्जन को कि देखो तो भाई क्या बात है, क्या मैटर है, तो सर्टिफाइंग सर्जन उसको अपने लेवल पर देखेगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्टिफाइंग सर्जन का यही सब काम है। ये सभी से सीनियर होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन सभी चीज़ों का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है एक कि 16 साल से 18 साल का जो भी व्यक्ति, यानी जो भी ट्रेनी वाले होंगे या अप्रेंटिस वाले होंगे, नियोजित तो आप कर नहीं सकते। 18 साल से कम का आदमी को आप नौकरी पे नहीं रख सकते। अगर 18 साल से कम है तो आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, अप्रेंटिस में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 16 से 18 साल का आदमी को कोई भी मैनेजर कोई भारी काम नहीं करवाएगा। माइंस में ऐसा जगह नहीं भेजेगा जहाँ खतरा हो सकता है, जैसे ब्लास्टिंग में या डस्ट वस्ट का कहीं भी खतरा है, उस जगह पे नहीं भेजेगा। लेकिन फिर भी मैनेजर अगर थोड़ा होशियार बन के बोलता है कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तुमको सिली ढोना पड़ेगा, है ना, ऐसा अगर मैनेजर करता है तो उस कंडीशन में मैनेजर को 3 मंथ का जेल है शायद, है ना, कंफर्म बता दीजिएगा आप। 3 मंथ का जेल है या 500 रुपये का जुर्माना है, वो देना पड़ सकता है अगर वो 16 से 18 साल के बीच का है। अगर 18 साल से ऊपर का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सर्टिफाइंग सर्जन का काम आई होप आप लोग समझ गए हो। तो अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेडिकल एग्जामिनेशन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं IME, एक होते हैं PME। IME का मतलब होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और PME का मतलब होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो IME जो है ये जब कभी भी आदमी ज्वाइन करता है, चाहे वो प्राइवेट वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाले हो, उनका IME लिया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम। किसी कारण से अगर ज्वाइनिंग के टाइम नहीं ले पाए, ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर वगैरह सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण नहीं ले पाए, तो 5 साल के अंदर IME ले लिया जाएगा। ऐसे तो नौकरी के साथ ही लिया जाता है, बट अगर कोई कारण से नहीं हो पाया तो 5 साल के अंदर IME ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन नॉट रिक्वायर्ड लेस देन 6 मंथ सर्विस। इसका मतलब समझिए क्या होता है। कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर हम कोई ऐसा काम के लिए लगाते हैं जिसमें 6 महीना से कम ही काम चलेगा, जैसे दीवार गाँथने वाला काम पे लगा दिए कि ये वाला दीवार आपको बनाना है 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, या घास छीलने का काम पे लगा दिए कि भैया सरफेस में जो घास है सब छीलो, है ना, तो ये सब काम पे लगा दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए अगर 6 महीना से कम टाइम के लिए लगाए हैं। तो अगर 6 महीना से ज़्यादा टाइम के लिए लगाए हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाले वर्कर हो, आपका मेडिकल होगा, प्राइवेट वाले वर्कर हो, मेडिकल होगा। माइंस में कुछ भी काम लगाइए, अगर 6 महीना से ज़्यादा के लिए लगाए हैं, चाहे चाय पीने वाला काम पे लगाए हैं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब आते हैं आगे PME के बारे में। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है PME का फुल फॉर्म। हर एम्प्लॉय का 5 साल में एक बार PME किया जाता है। ठीक है, जैसे 5 साल में इलेक्शन होता है ना, बस उसी तरह से 5 साल में एक बार PME किया जाता है। ठीक है, PME जब किया जाएगा तो ऐसा व्यवस्था किया जाएगा ना कि 20% आदमी हर साल माइंस का PME IME में इंगेज रहे। ठीक है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन में हर साल इंगेज रहे। फॉर एग्जाम्पल, माइंस में 100 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो हर साल हम 20-20 गो आदमी को भेजते जाएंगे। 20 गो आदमी को बोल देंगे जाओ रे एग्ज़ाम करा के आओ, फिर अगला साल फिर और 20 गो को, उसके अगला साल और 20 गो को, ऐसे कर करके 100 आदमी को 5 साल में मैनेज करेंगे और उसको रोटेशन करते रहेंगे ताकि हर साल, हर 5 साल में सबका एग्जामिनेशन हो जाए और हर साल माइंस में 50-20% आदमी इंगेज रहे। एक ही बार अगर हम सबको भेज देंगे तो फिर माइंस खाली हो जाएगा, तो फिर काम कौन करेगा, है ना, इसी के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद
कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर है तो 3 साल में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कारण ये है क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल के लिए ही वर्कर लोग को रखते हैं, 1 साल के लिए ही वर्कर लोग को रखते हैं। तो IME तो आप जैसे घुसे तैसे हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जाता है तो मतलब कुल मिलाकर के यही है, ये सब कारण है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। किसी माइंस में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, किसी माइंस में 4 साल के लिए। तो ऐसा कंडीशन में 3 साल पे मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो होते हैं उसका 3 साल में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद 45 साल से जो ऊपर के होते हैं उनका भी 3 साल में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि 45 साल के ऊपर में बहुत सारी बीमारी है, आपको पता ही है ना। देन है एस्बेस्टस माइंस के केस में। एस्बेस्टस माइंस के केस में चूंकि एस्बेस्टस का जो डस्ट होता है उसको अगर आदमी सांस में लेता है तो उससे एस्बेस्टोसिस नाम का एक बीमारी होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और ये बहुत जल्दी फैल जाता है। इसीलिए हर साल एस्बेस्टस माइंस में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। हर साल मेडिकल टेस्ट यानी PME किया जाएगा। अगर 60 साल से ऊपर का कोई आदमी, ऐसे तो रिटायरमेंट 60 साल है, आप जान ही रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई जैसे TK लाड़ी साहब थे BCCL के CMD, है ना, उनका काफ़ी लंबा टाइम तक चला सर्विस चलता गया, 60 साल तो कभी पार हो गया। कारण ये है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में कुछ भी ऐसा है कि अगर व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है या पोस्ट खाली नहीं है या वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं या ऐसा कोई भी कारण है, तो हम जो 60 साल का आदमी है अगर वो प्रमाण देता है कि भैया हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हम ये काम आराम से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग काम पे लगा सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हम लोग हर साल उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते जाएंगे, ठीक है। और ऐसा करते करते मैक्सिमम हम 70 साल तक उसका सर्विस को बढ़ा सकते हैं। 70 साल के बाद फिर भगवान भी उसका सर्विस नहीं बढ़ा सकते। खैर आगे बात करते हैं क्योंकि हो सकता है उनको खींच लिया जाए 70 साल के बाद। खैर अगला क्वेश्चन बात करते हैं 1/5 पर ईयर। जैसे कि मैंने बताया कि 20% एग्जामिनेशन हर साल लिया जाता है, 20% वर्कर का टेस्ट हो जाए ऐसा व्यवस्था करते हैं हम लोग। और जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड हम 10 साल तक कम से कम रखेंगे। अगर कोई आदमी रिटायर भी कर गया है तब भी उसका रिकॉर्ड को हम 10 साल तक रखेंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी एक्सपायर भी कर गया तब भी उस कंडीशन में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, उसको 10 साल तक रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 साल के रिकॉर्ड को देखने के बाद ही धीरे धीरे कभी बहुत सारे एनालिसिस होता है। जैसे मैंने बताया ना सिविल सर्जन के बारे में। सिविल सर्जन क्या होता है, कोई बीमारी अगर पता चलता है जिसमें माइंस के कारण कुछ ऐसा रोग हो गया, कुछ गहन रोग हो रहा है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर उसको अगर आदेश देता है कि जांच कीजिए क्या बीमारी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि माइंस में इस चीज़ पर्टिकुलर काम करने के लिए ऐसा बीमारी हो जा रहा है, ठीक है। जैसे एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है, न्यूमोकिनोसिस है, ये सब कैसे पता चला? ये सब रिसर्च से ही तो पता चला। सर्टिफाइंग सर्जन ही तो सर्टिफाइंग किए, उसको वैलिडेट किए कि हाँ देखो अगर कोयला में काम कर रहा है, 2 मिलीग्राम से ज़्यादा गर्दा खा रहा है तो ये बीमारी हो सकता है ना। तो इसी तरह से सर्टिफाइंग सर्जन मुहर मारता है, इसीलिए वो सारा रिकॉर्ड उसको चाहिए होता है, इसीलिए 10 साल तक रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद है IME PME मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सिविल सर्जन वाला ही करेगा। मतलब IME PME या तो मेडिकल ऑफिसर करेंगे या असिस्टेंट सिविल सर्जन लेवल के आदमी करेंगे। मतलब आलतू फालतू झोला छाप डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर होना ज़रूरी है। बस नया बहाली हुआ है मेडिकल में, MBBS में, तो फिर मुश्किल है। मेडिकल ऑफिसर होना ज़रूरी है और असिस्टेंट सिविल सर्जन लेवल का होना चाहिए। इसके बाद एक होता है एपेलेट मेडिकल बोर्ड। जी हाँ, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, IME PME कराते हैं, उसको बोलते हैं एपेलेट मेडिकल बोर्ड। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, है ना। मैं DPC की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होते हैं DGMS मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। DGMS का एक मेडिकल ऑफिसर हम लोग पढ़े हैं। DGMS में बहुत सारा टीम होता है, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर MBBS वाले होते हैं, ठीक है। तो DGMS का एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, एक गवर्नमेंट असिस्टेंट मेडिकल सर्जन लेवल का आदमी रहेगा, असिस्टेंट मेडिकल सर्जन कम से कम, गवर्नमेंट सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। और तीसरा है चीफ इंस्पेक्टर, कोई एलोपैथिक डॉक्टर को नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। इसको भी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रखा जाता है, ठीक है। इसको भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही मिलता है। तो 3 ठो टोटल मेंबर रहता है। साल में 4 बार वो बैठेगा, ठीक है। हर साल 4 बार उसका मीटिंग बैठता है, ठीक है। तो ये होता है एपेलेट मेडिकल बोर्ड। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्म्स है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है बट
कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा आप। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्म्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म एम के बारे में। तो देखिए फॉर्म एम होता है जब भी आईएमई पीएमई किया जाता है, कोई भी आदमी का लेना होता है तो उसको नोटिस भेजते हैं कि फलना आदमी का आईएमई पीएमई करना है ना, तो उस आदमी के नाम पे नोटिस भेजते हैं। तो ये होता है नोटिस ऑफ आईएमई पीएमई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, फॉर्म एम। इसके बाद आता है फॉर्म एन। मान लीजिए कोई आदमी को हम नोटिस भेजे, वो आदमी रिप्लाई ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको कुछ पता नहीं, तो फिर से उसको नोटिस भेजेंगे। और ये वाला जो नोटिस भेजेंगे फाइनल है, अगर ये वाला नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है तो फिर हम लोग उसको नौकरी से निकाल देंगे, है ना। तो फॉर्म एन में होता है सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ आईएमई पीएमई, ठीक है। अभी नोटिस दिए आईएमई पीएमई का, तो वो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन या इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में गया, जांच वगैरह कराएं, तो जांच कराने के बाद रिपोर्ट तो मिलता है ना, तो वही वाला जो रिपोर्ट है वो दिया जाता है फॉर्म ओ में। जी हाँ, फॉर्म ओ में दिया जाता है वो वाला रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्म पी। फॉर्म पी का मतलब होता है मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन्स एम्प्लॉयड, और P1 में है मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइंस। समझिए मेरे बात को, P और P1 में बेसिक सा अंतर है। P और P1 दो फॉर्म है अलग अलग, दोनों में बेसिक सा अंतर है। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड तय किया जाता है, जैसे आर्मी में होता है ना कि 6x6 आँख का रोशनी होना चाहिए, 5 फुट 5 इंच हाइट होना चाहिए, है ना। उसके बाद छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब फिटनेस का स्टैंडर्ड है। बस इसी तरह से माइंस में अगर कोई आदमी काम करता है तो उसके लिए फिटनेस का अलग स्टैंडर्ड होगा। माइंस का मतलब अगर अंडरग्राउंड माइंस में उतरता है, कुछ काम कर रहा है, या ओपन कास्ट माइंस में जा रहा है, उसके लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड है। और नॉर्मली एम्प्लॉयड है कंपनी में, मतलब ऑफिस में बैठ रहा है, खाता लिखा पढ़ी वाला काम कर रहा है, डिस्पैच सेक्शन को देख रहा है, तो उसके लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑफिस में बैठने वाला में, तो क्या होता है कि पैर अगर एक नहीं है या OL 1 लेग वाला आर्म वाले चल जाते हैं, उसके लिए बहुत अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। तो इसके लिए होगा फॉर्म पी में, और P1 में होगा जो माइंस में काम करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नौकरी लगने के बाद मेडिकल जांच में क्या क्या देखा जाता है, क्या है नहीं है, तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, कभी बनाता हूँ मैं इस पर वीडियो। इसके बाद है फॉर्म क्यू। फॉर्म क्यू क्या है, मेडिकल ऑफ नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एपेलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। एपेलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है री एग्जामिनेशन का, है ना, उसका नोटिस हम लोग इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो एपेलेट मेडिकल बोर्ड जो नोटिस भेजता है, ये हो गया फॉर्म क्यू में, ठीक है। इसके बाद है कि सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एपेलेट मेडिकल बोर्ड। एपेलेट मेडिकल बोर्ड जो सेकेंड और फाइनल नोटिस भेजता है मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए, इसका नोटिस होता है फॉर्म आर में। और फॉर्म एस में हो गया रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एपेलेट मेडिकल बोर्ड। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अभी आपको फॉर्म P1 तो समझ में आ गया होगा, Q और R में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई होप बताते हैं आपको। जैसे ऐसा हुआ कि कोई आदमी गया मेडिकल जांच कराने के लिए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ बीमारी निकाल दिया गया मेडिकल बोर्ड के द्वारा, लेकिन वो आदमी को लगता है कि यार हम सही हैं, मेरा कोई बीमारी नहीं है, झूठे झूठे बोल रहा है, हम पैसा नहीं दिए इसलिए ऐसा किया, कुछ भी ऐसा लगता है अगर उसको, तो वो अपील कर सकता है, ठीक है। अपील 30 दिन के अंदर किया जाता है ना। 30 दिन के अंदर अगर अपील किया जाएगा तो अपील करने के बाद फिर जो मेडिकल बोर्ड बैठता है, एपेलेट मेडिकल बोर्ड, वो उसको फिर से री एग्जामिनेशन करने का नोटिस भेजेगा कि आओ रे आओ, तुम जांच करा लो, है ना। अगर ये रिप्लाई नहीं देता है किसी कंडीशन से, तो फिर से सेकेंड एंड फाइनल नोटिस भेजा जाएगा एपेलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा कि अब री आओ, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया उसका फिर रिपोर्ट भी तो बनाएगा ना कि कैसा रहा, रिपोर्ट सही है गलत है, वो फॉर्म एस में भेजा जाएगा, है ना। फॉर्म एस में भेजा जाएगा और ये वाला फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद कोई दिक्कत है तो फिर भैया जाइए कोर्ट में कीजिए लड़ाई। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, जो भी तैयारी कर रहे हैं WCL की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाया है, ठीक है। बट चूँकि ये टेस्ट सीरीज पेड वर्जन का होगा, और जो DGMS की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का के लिए है, माइनिंग सरदार सिर्फ माइनिंग सरदार के लिए है वो। तो ये टेस्ट सीरीज पेड टेस्ट सीरीज है,
तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। पेड टेस्ट सीरीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेंबरशिप वगैरह लगता है, मुझे देना पड़ता है, इसके लिए पेड है, ऐसे नहीं होता। तो 6200670155 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पे आपको मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, नहीं उठा पाऊँगा मैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर लीजिएगा, मैं आपको प्राइस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।